हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और उसकी चारों साइड्स गिवन है और एक डायगोनल गिवन है। तो हमें पूछ रहा है कि दूसरा डायगोनल क्या होगा। ये डायगोनल है, हम इसको D1 बोल देते हैं। तो देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले होता क्या है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके ऑल फोर वर्टेक्सेस सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे लाई करते हैं। जैसे देखो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ये कैसा हो गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के मैं दो वो भी बना लेता हूं डायगोनल्स, 1 एंड 2। दो डायगोनल्स बना लिए। मैं एक को बोल देता हूं डायगोनल D1, दूसरे को बोल देता हूं डायगोनल D2। तो देखो हमें इसमें D1 गिवन है, D2 फाइंड आउट करना है। ए बी 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो देखो एक रूल होता है, वो रूल क्या कहता है, दैट द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब जो इसके डायगोनल्स होते हैं, क्या होते हैं डायगोनल्स, डायगोनल D1 मल्टीप्लाई बाय D2 ये इक्वल टू होगा अपोजिट साइड्स के मल्टीप्लाई के सम के इक्वल, AD प्लस BC। अब डायगोनल D1 कितना गिवन है 23, D2 को D2 ही लिख लेते हैं। ए बी कितना है 2, डी सी कितना है 4, ए डी कितना है 5, बी सी कितना है 3। तो 23 मल्टीप्लाई बाई D2 इज इक्वल टू 8 प्लस 15, दैट इज 23। D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 बाई 23, इट विल बी 1। So that's how we can solve this type of questions, that ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था तो उसके डायगोनल्स के प्रोडक्ट का सम विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर्स बिटवीन 60 एंड 70 दैट डिवाइड 2 रेज टू पावर 48 माइनस 1। तो देखो 60 और 70 के बीच के जो नंबर्स हैं उन नंबर्स पे ही हमें काम करना है। कितने नंबर्स होंगे, 9 नंबर्स होंगे। उन नंबर्स में से हमें ये चूज करना है कि जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करें। तो इसका हम क्या कर लेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाकर। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसको आप लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 24 का होल स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी और a माइनस बी। अब जो प्लस वाले हैं ना उनको कुछ नहीं करना, और जो माइनस वाले हैं उनमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते रहना है जब तक कि लगना बंद ना हो जाए। तो ये तो एज इट इज ही रहेगा, जो चीज एज इट इज है उनको मैं अंडरलाइन करता चलूंगा और लास्ट में जाके लिख लूंगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं यहीं पे ही। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करें तो 2 रेज टू पावर 12 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोबारा लग जाएगा इसमें। अब दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं अब, कि यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 रेज टू पावर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये एज इट इज रहेगा, इसके नीचे अंडरलाइन लगा दिया। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 6 का स्क्वायर 12 आ गया ना। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 को आगे लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, 24 को कर लिया ब्रेक तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 12 प्लस 1 12 माइनस 1। अब माइनस वाले को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 का स्क्वायर, ओके, माइनस 1 का स्क्वायर। ये तो एज इट इज ही रहेगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोबारा लग जाएगा इसमें, तो इसको लिख सकते हैं 2 रेज पावर एक्स 6 6 माइनस 1 2 रेज पावर 6 प्लस 1। अब आगे आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है ना। ब्रेक कर भी सकते हो आगे आप इसको थोड़ा सा और अगर आगे करोगे, लेकिन यहीं पे ही हमारा काम बन जाए, क्योंकि अब हम ये पावर हमारी छोटी आ गई है जिसको सॉल्व किया जा सकता है।
आगे भी कर सकते हो, बाकी पावर सॉल्वेबल है। अब देखो जो अंडरलाइन थे वो तो एज इट इज ही बचे हुए हैं, उनका तो हमने कुछ नहीं किया, तो उनको एज इट इज ही लिख लेते हैं पहले, अंडरलाइन जो चीज बची हुई थी। और ये लास्ट की पूरी लिखी जाएगी क्योंकि इसको हमने किसी को भी फर्दर ब्रेक नहीं किया है। अब देखो ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, दे आर ग्रेटर देन 70। आप सॉल्व करके देखोगे तो ग्रेटर देन 70 आएगा, तो ये तो कंसीडर ही नहीं कर सकते हम इनको अभी। हमें 60 और 70 के बीच के वो नंबर लेने हैं जो इसको डिवाइड कर दें, और इसको डिवाइड करने के लिए इसमें फैक्टर होना चाहिए 60 और 70 के बीच वाले किसी भी नंबर का। अब बचे ये दो नंबर, इसको सॉल्व कर लो। 2 raised to power 6 कितना होता है? 64। 64 -1 और 64 +1 कितना आ गया? 65 एंड 63। 65 एंड 63 आ गया, मतलब 65 मल्टीप्लाई बाई 63 आ गया ये नंबर। अब नहीं, ये नंबर आप ऐसे समझो, ये नंबर है ना, इसमें 65 और 63 फैक्टर्स होंगे, मल्टीपल होंगे इनके, मतलब इसमें मल्टीप्लाई होगा नंबर में, कहीं देखोगे तो आप। तो अब ये जब 65 मल्टीप्लाई में है तो पूरा नंबर 65 से डिवाइड भी कंप्लीटली हो जाएगा, और 63 है तो 63 से पूरा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो 60 और 70 के बीच दो ही नंबर हैं, 65 एंड 63, दैट कैन डिवाइड दिस नंबर कंप्लीटली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इन द रेंज, देखो यहाँ पे 10 और 37 के बीच के नंबर फाइंड आउट करने हैं, सच दैट दिस कंप्लीट नंबर, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो डिविजिबल ना हो n से, उस नंबर से मतलब। तो देखो इसके लिए एक रूल होता है, n-1, n-2, n-3 सच दैट अप टू n नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी होंगे यहाँ पे will be completely divisible for n कंपोजिट नंबर। अगर n कंपोजिट नंबर है तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा n से। ठीक है, मान चलो 10 ले लिया, 10 कंपोजिट नंबर है तो 10 की वैल्यू इसमें पुट करोगे, जो नंबर आएगा वो 10 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल इफ n इज प्राइम नंबर, और हमें नॉट डिविजिबल ही बताना है। तो अब 10 से लेके कहां तक? 37 तक प्राइम नंबर्स फाइंड आउट कर लो। कौन से नंबर्स फाइंड आउट कर लो? प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जो किसी से डिविजिबल नहीं होते? तो प्राइम नंबर्स मैं लिख लेता हूं अब, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल नंबर्स हो गए 8। तो n की वैल्यू हम ये 8 नंबर्स पुट कर सकते हैं इसमें, कि जो नंबर निकल के आएगा वो इन नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, सिंस दे आर प्राइम नंबर्स एंड द वैल्यू ऑफ n is prime here, which will result into a number that will not be completely divisible by n। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 1022 होल 1/2, मतलब ये क्या है? देखो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 45 डिग्री का हाफ। ठीक है जी, 45 डिग्री का हाफ लिख सकते हो। 1045, अब देखो ये जो फॉर्म आ रही है ये आ रही है tan θ/2 की फॉर्म, और tan θ/2 किसके इक्वल होता है? ये फॉर्मूला होता है, ये होता है sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब मैंने tan θ/2 का फॉर्मूला आपको बताया है, तो sin θ/2 और cos θ/2 का भी बता देता हूँ। तो sin θ/2 इक्वल होता है प्लस माइनस रूट 1 माइनस कॉस थीटा, ये रूट पूरे में आएगा, डिवाइड बाई 2। ओके जी, और cos θ/2 होता है प्लस माइनस रूट 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। कहीं भी यूज हो तो ये हाफ एंगल फॉर्मूलाज हैं cos थीटा और sin थीटा के लिए। तो हम थे tan थीटा पर, tan थीटा की वैल्यू, अब देखो थीटा क्या है यहाँ पे? 45। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, थीटा की वैल्यू 45, तो sin 45 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 45।
अब हम जानते हैं साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। कितनी होती है? 1/√2। तो 1/√2 और डिवाइड में कर लें इसको, √2 प्लस 1/√2। तो यहाँ पे √2 से रूट कैंसिल, हमारा आंसर आ जाएगा 1/√2 प्लस 1। और ये जो रूट है ये पूरे पे होता है, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।